यस गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे जवाब दो कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है। यस, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? यस गाइज, लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू? जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल ढंग से आप लोग मुझे सुन सकते हैं। यस, सोनम गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग, मूलचंद गुड मॉर्निंग, अमन गुड मॉर्निंग, अरविंद गुड मॉर्निंग, सोनम गुड मॉर्निंग, मुकेश गुड मॉर्निंग, रिया गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग मुकेश, गुड मॉर्निंग। चलो तो ओके, अब मुझे आप लोगों ने बता दिया है कि मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है और अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल ठीक से आ रही है तो हम लोग अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। यस पुतुल गुड मॉर्निंग, यस अरविंद गुड मॉर्निंग, एंड अरविंद एकदम बढ़िया, आई एम वेरी गुड, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बिंदु गुड मॉर्निंग, यशी गुड मॉर्निंग, निमेश गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मुमिता गुड मॉर्निंग। और भाई आप लोग सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे और अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? रोजाना अटेंडेंस मार्क करेंगे लाइक का बटन प्रेस करके। आप लोग लाइक का बटन प्रेस करोगे तो भाई ये गुड मॉर्निंग मान ली जाएगी, ठीक है। चलो, यस सुजंग गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सुजंग, तुम्हारा ग्रुप 1 जो है वो तुमने क्लियर कर लिया, उसके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, चलिए ओके गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आज मैं आपको बता दूं, आज अपना सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का पहला दिन है। इट्स डे 1, सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का ये डे 1 है। और बेटा डे 1 पे आज मैं आप लोगों के साथ में पूरी बातें सब्जेक्ट के बारे में और फिर हम लोग अपने टॉपिक को भी शुरू करेंगे। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ कि हमारा टाइम जो है वो बहुत कीमती है। मेरा टाइम और आपका टाइम, हम दोनों का टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए बेटा हम लोग अपने टाइम का एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग सब लोग मेरा वीडियो अभी अटेंड कर रहे हो, आप लोग जानते हो मेरा नाम है सीए रवि सौखिया और मैं पिछले 21 साल से सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल को अपनी क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इस दौरान हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं। अगर मैं सेल्फ जयपुर की बात करूं तो जयपुर का हर दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा स्टूडेंट है। जयपुर की जो कमिटी है वो कमिटी भी पूरी की पूरी मेरे स्टूडेंट्स की कमिटी है। जयपुर ब्रांच की जो कमिटी है वो सारी मेरे स्टूडेंट्स की कमिटी है। तो ये तो मेरा छोटा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको दे दिया। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो अपनी क्लास लाइव क्लास है। इस लाइव क्लास में आप लोग मेरे साथ में खुलकर इंटरेक्शन करेंगे, आप लोग खुलकर मेरे साथ में बात करेंगे, खुलकर अपनी क्वेरीज पूछेंगे और जितनी बार आपको मेरे से क्वेरी पूछनी हो आप लोग उतनी बार बड़े आराम से पूछ सकते हैं। हम लोग बहुत मस्ती करते करते पढ़ेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। इवन तो लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि कॉस्टिंग जो है वो इंटर का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, पर मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट जो है ये इंटर का सबसे आसान सब्जेक्ट है। दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट और आप लोग को ये सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स में 8 सब्जेक्ट में सबसे आसान लगने वाला है, ये मेरी तरफ से पक्का आप लोगों को प्रॉमिस है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। हमारी जो लाइव बैच है, इस लाइव बैच में बेटा हमारी जो क्लास चला करेगी वो क्लास हम लोगों की रहेगी मंडे टू सैटरडे हम लोगों की क्लास रहेगी और हमारी रोजाना क्लास जो है वो 2 आवर्स की क्लास जो है वो रोजाना रहेगी। एवरी डे विल हैव 2 आवर्स ऑफ क्लास, मतलब 2 घंटा 15 मिनट, बस इतनी ही क्लास हम लोगों की होने वाली है। वैसे मैं 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ाता, कभी कोई क्वेश्चन अगर चल रहा होगा और वो बीच में होगा तो 5-7 मिनट हम लोग ऊपर कर सकते हैं, पर हमारी क्लास का टाइम यही रहने वाला है। नंबर 2 मेरे बच्चों, दूसरी बात, इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाने में मुझे जो लेक्चर लगेंगे वो लगेंगे कम से कम 75 और ज़्यादा से ज़्यादा 80, मतलब
मुझे मिनिमम लेक्चर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाने में लगेंगे 75 और जो मैक्सिमम लेक्चर मुझे लगेंगे वो लगने वाले हैं 80। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि हम लोग हर संडे को अपना रिवीजन सेशन जो है वो लेंगे। मतलब पूरे वीक में अपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स का एक फास्ट रिवीजन जो है वो हम लोग हर संडे को कवर करते हुए चलेंगे। और बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग आगे की पढ़ाई तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम लोग पीछे की जो पढ़ाई है उसे हम लोग भूलते जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे बढ़ रहे हो और पीछे वाली पढ़ाई को अगर आप भूलते जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। जब कोर्स खत्म होगा तो आपको सिर्फ लास्ट वाला चैप्टर याद होगा, बाकी के पीछे वाले सारे चैप्टर आप लोग भूल चुके होंगे। और हमें ऐसा नहीं करना। ये जो मैं संडे की संडे रिवीजन लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूँ, इस रिवीजन लेक्चर की एक प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बना दूंगा। और ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना कि आप लोगों को कोशिश करनी है कि हर संडे को ये प्लेलिस्ट जो है ये पूरी की पूरी सुन लेनी है। और अगर आप लोग प्लेलिस्ट लगातार सुनते रहोगे तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर बाय हार्ट हो जाएंगे कोर्स फिनिश होते होते। एंड लास्ट में जब आप लोग का एग्जाम के लिए जब रिवीजन का टाइम आएगा, प्रिपरेशन का टाइम आएगा, तो आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको हर चीज पहले ही याद रहेगी। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज कि जो हम लोग हर संडे को रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के साथ साथ आप लोग जो मैं वीकली रिवीजन करवा रहा हूं, पर आप लोग क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। और क्यूमुलेटिव रिवीजन करके आप लोग हमेशा अपने सब्जेक्ट को इंटैक्ट रखो, पूरा का पूरा तैयार रखो। ठीक है मेरी बात? अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको बता दिया मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहेगी 2 आवर्स की। संडे को हम लोग रिवीजन किया करेंगे। लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टोटल 75 से 80 क्लासेस मुझे लगने वाली हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपके साथ में समराइज्ड वे में बात करने वाला हूं पेपर की। और आप समराइज्ड वे में बात क्यों करने वाले हो पेपर की? सर डिटेल बात करो ना। बेटा आज आप लोगों का सब्जेक्ट का पहला दिन है। आप लोगों को यह भी नहीं पता कि चैप्टर कौन कौन से हैं और चैप्टर्स के अंदर का कंटेंट किस बारे में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक एक चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करता चलूंगा या एक एक क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता चलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको चैप्टर के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए मेरा हमेशा का एक लॉजिक रहता है कि मैं हमेशा उसी लेवल की बात करता हूं जिस लेवल तक आप लोग पहुंचे हैं। ठीक है? अच्छा, पेपर के बारे में मैं आपके साथ में आज जो मेन डिस्कशन करने वाला हूं वो ये, अगर आप लोग यहां पे नोटिस करें तो ये वाला जो पेपर है ये जुलाई 21 का पेपर मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है और मैं जुलाई 21 के इस पेपर को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यस मुकेश, अभी मैं इस बात के ऊपर भी आ रहा हूं, और अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा ये वाली बात। सुनो मुकेश, बुक्स कैसे मिलेंगी, बुक्स का क्या होगा, क्लास का टाइमिंग वगैरह ये सब कुछ मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तब तक अब आप मेरी बात सुनो। दोस्तों मैं यहां पे पेपर के बारे में बता रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आता है कंपलसरी, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें से हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस पेपर में आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आते कितने हैं? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका कंपलसरी होता है, ये तो आपको करना ही है। लेकिन बेटा बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब अगर आप लोगों की मैथ्स अगर मजबूत है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटल पेपर के अंदर कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब बताओ 100 नंबर का पेपर है और ये 5 क्वेश्चन में डिवाइडेड है, तो जल्दी से मुझे बताइए, मैथ्स करके मुझे बताइए कि आप लोगों को हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का मिलने वाला है। यस बिंदु गुड मॉर्निंग, यशी गुड मॉर्निंग, स्वाति गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग, अंबुज गुड मॉर्निंग। बेटा मॉर्निंग में टाइम है 10:15 to 12:15। सुबह 10:15 से 12:15 अपनी क्लास का टाइम रहेगा।
और ये फिक्स 2 आवर्स का टाइम हम लोग फॉलो करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अंबुज। यस अच्छा दोस्तों, अब मेरी बात सुनो। अब आप लोग यहाँ पे मैथ्स करने वाले थे और मुझे बताने वाले थे। यस मुकेश का जवाब मेरे पास आ चुका है, सोनम का जवाब मेरे पास आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को नाम ले लेकर के बीच में बोलूंगा कि भैया आपको जवाब देने। मेरी क्लास में एकदम बातचीत वाली क्लास चलनी चाहिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई के बारे में तो मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट इतना आसान है कि तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग पे जोर तो डालना नहीं है पढ़ाई के लिए, तो कम से कम बातें तो करें बहुत सारी। ठीक है, यस तो मेरे पास मुकेश, सोनम, आशीष का जवाब आ चुका है, अरविंद का जवाब आ चुका है और सब लोग बोल रहे हैं सर ऑब्वियस सी बात है सर 100 नंबर का पेपर है और 5 क्वेश्चन अपीयर करने हैं, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन हमें 20 मार्क्स का मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन हमें 20 मार्क्स का मिलने वाला है। बिल्कुल, तो बेटा कुल मिलाकर आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल पेपर में 6 क्वेश्चन है, इसका मतलब पेपर 120 मार्क्स का है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अपीयर करने 100 मार्क्स के। इसका मतलब आपको यहां पर 20 मार्क्स की चॉइस मिलती है। कितने मार्क्स की चॉइस मिलती है? 20 मार्क्स की चॉइस यहां पर आप लोगों को मिलती है। तो पेपर का फॉर्मेट क्या होगा कि आप लोगों को 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों को सॉल्व करने। अच्छा एक और बात बता दूं, ये 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूरा एक ही सवाल 20 मार्क्स का नहीं होगा, बल्कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे और 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे और 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होकर के ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के डिवीजन में भी हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन 6-4-10 में भी डिवाइड हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन 5-5-10 में भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन रहने वाला है। यस शुभम बिल्कुल क्लास में आ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये चारों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए 5-5 नंबर के। लेकिन अगर अपन लोग सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में ए क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और बेटा जो बी क्वेश्चन है वो है ये देखो 5 मार्क्स का और बेटा इसके बाद में ये जो सी क्वेश्चन है ये है 5 मार्क्स का। तो यहां पे अब इनका डिवीजन 10-5-5 हो गया। आगे जब अपन लोग देखेंगे तो जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है 10 मार्क्स का और इसका बी पार्ट जो है वो भी है 10 मार्क्स का, मतलब वही 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार डिवीजन 10-10 हो गया। ठीक है, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को जो मेन बात यहां पे समझाने वाला हूं, इस पेपर के डिस्कशन से रिलेटेड जो मेन बात मुझे समझानी है वो बताता हूं। बेटा हमारे पेपर में, कॉस्टिंग के पेपर में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों पूछे जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल भी होता है और थियरी भी होता है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये सारे प्रैक्टिकल आते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है वो आता है थियरी का। इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि हमारे पेपर में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है और 20 मार्क्स का थियरी आता है। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है और 20 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन आता है। इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर आप लोगों को कॉस्टिंग के अंदर नंबर लाने हैं तो आप लोगों को थियरी जो है वो भी आप लोगों को प्रिपेयर करनी पड़ेगी और थियरी का वेटेज कितना है? 20 मार्क्स का, मतलब थियरी का वेटेज 20 मार्क्स का है, जिसे आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभार बच्चों के दिमाग में एक पॉइंट आता है, सर एक बात बताओ, जब 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि प्रैक्टिकल को बहुत स्ट्रांग कर लें और जो थियरी वाला क्वेश्चन है वो चॉइस में छोड़ दें, ताकि हमें कॉस्टिंग में थियरी को पढ़ना ना पड़े। थियरी को पढ़ना ना पड़े तो हम लोग थियरी को छोड़ दें तो भी हमारा काम प्रैक्टिकल से चल सकता है। तो मैं आपको यहां पर सावधान करना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर इसमें गलती वाली क्या बात है? गलती वाली बात मेरे बच्चों ये है कि ये जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, ऑब्वियस सी बात है बेटा कि 5 क्वेश्चन में कोई ना कोई सवाल ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हें नहीं आता होगा।
मतलब आउट ऑफ द वे एक क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, एक ऐसा सवाल पूछ लेगा जो तुमने कभी नहीं देखा है, जैसा सवाल तुमने कभी भी सॉल्व नहीं किया, वैसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे पेपर के अंदर डाल दिया। तो होगा क्या कि थियरी आप प्रिपेयर करके नहीं आए हो और प्रैक्टिकल में पक्का 5 में से कोई ना कोई एक सवाल तो ऐसा आएगा ही आएगा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा या बहुत लेंदी होगा और आप लोगों को उस सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझ नहीं आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वहां पर आप लोगों को मालूम है कि अगर आपने थियरी प्रिपेयर नहीं की तो आप 100 मार्क्स का पेपर अपीयर नहीं कर पाओगे, आपका पेपर अपीयरेंस 80-85 मार्क्स का हो जाएगा। अब जरा सोचो, आपने 15 नंबर लूज कर दिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप थियरी को पढ़ करके नहीं आए हो। लेकिन अगर आप थियरी पढ़ करके आए हो तो बेटा उस कंडीशन में आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व होगा और आपके पास क्वेश्चन की चॉइस भी रहेगी। जो मुश्किल सवाल हो, जो लेंदी क्वेश्चन हो, आप उसको छोड़ सकते हो चॉइस के अंदर। लेकिन अगर आप थियरी छोड़ गए तो फिर आपने चॉइस घर पर ही छोड़ दी, आपने पेपर के लिए कोई चॉइस बचा के नहीं रखी है। तो आप ध्यान रखना, आप मेरे साथ में प्रैक्टिकल पर भी पूरा फोकस करेंगे, थियरी पर भी पूरा फोकस करेंगे। आप लोग मुझे बोलेंगे सर क्या आप थियरी भी पढ़ाओगे? यस, हम लोग प्रैक्टिकल भी पूरा कवर करेंगे और थियरी भी पूरी कवर करेंगे। ये दोनों चीजें हम लोग कवर करेंगे ताकि पूरा 120 मार्क्स का पेपर हमारी जेब में हो, ठीक है। और उसके बाद में जब एग्जाम में हम लोग जाएंगे तो हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं तो हम लोग सबसे लंबा सॉल्यूशन वाला सवाल या कठिन वाला सवाल हम लोग अपनी चॉइस में छोड़ेंगे और बाकी के 5 सवाल इंक्लूडिंग थियरी का क्वेश्चन हम लोग अपीयर करके आएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोगों में से कई लोग, क्योंकि अब आप लोग अभी इंटरमीडिएट में नए नए आए हो, आप लोग इंटरमीडिएट में अभी नए नए आए हो, तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा सर थियरी में पूरे नंबर नहीं मिलते होंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये जो कॉस्टिंग का ये जो 20 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन है, इसके लिए इंस्टीट्यूट की स्पेशल गाइडलाइन रहती है एग्जामिनर्स को कि इसकी मार्किंग बिल्कुल लीनियंट की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ये 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर अगर एवरेज भी लिख करके आते हो, मतलब अगर आप एवरेज आंसर भी लिख करके आते हो, तो भी इंस्टीट्यूट आपको पूरे में से पूरे नंबर देता है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ऐसे हजारों स्टूडेंट दिख जाएंगे जो इस 20 में से 20 मार्क्स स्कोर करके ले आते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट की क्लियर गाइडलाइंस हैं एग्जामिनर्स को कि थियरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जब भी थियरी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बहुत लीनियंट मार्किंग की जाती है। अगर आप एवरेज आंसर भी लिखकर आते हो तो भी इंस्टीट्यूट आपको पूरे में से पूरे नंबर देता है। इसलिए ध्यान रखना, ये बिल्कुल ये वाले जो मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स तो मैं सबको बोलता हूं कि बेटा ये वाले नंबर तो बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं, ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। नंबर 2, थियरी क्वेश्चन को करने का एक और फायदा होता है। पता है क्या फायदा होता है? कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपकी एक स्टेप गलत हो गई तो वहां से लेकर नीचे तक बाकी के कोई नंबर आपको नहीं मिले, क्योंकि सारे अमाउंट गलत आएंगे और सारे अमाउंट गलत आएंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन थियरी में आपका आंसर कभी भी पूरा गलत नहीं हो सकता, आपको हमेशा नंबर मिलते ही मिलते हैं। इसलिए थियरी हमेशा अपीयर करनी चाहिए, ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये वाला पेपर है, इस वाले पेपर के अंदर सारा प्रैक्टिकल है, सारा प्रैक्टिकल 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 सब कुछ प्रैक्टिकल। लेकिन बेटा ये जो 6th क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, ये आपका थियरी क्वेश्चन है। अब देख लो, आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन अपीयर करने हैं और कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोगों को अपीयर करने हैं ये थियरी वालों में से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इजी थियरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने थियरी के लेक्चर एक बार सुन भी लिए तो भी आप लोग इनके आंसर आराम से लिख करके आ सकते हो। थैंक यू अविनाश, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो ओके, तो बेटा यहां पर मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई कि मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल और थियरी मैं सब कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा क्लास में। और जो बच्चे जैसे अविनाश और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी क्लास ऑलरेडी अटेंड कर रखी है, आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग मेरी कॉस्टिंग की क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका लेवल एक स्टूडेंट का लेवल आप लोगों का नहीं रहेगा, बल्कि आप लोग किसी भी जने को ये कॉस्टिंग, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप किसी भी जने को किसी भी दिन किसी भी सेकंड आप बिठाकर पढ़ा सकते हो। तो योर लेवल विल बी ऑफ अ टीचर, नॉट ऑफ अ स्टूडेंट,
ठीक है। तो आप लोग का लेवल एक टीचर के बराबर होगा, ना कि एक स्टूडेंट के बराबर, ठीक है। द ओनली थिंग विच इज नीडेड इज मेरी क्लास में मजे करो, बातें करो, ठीक है, मुझसे गपशप लड़ाते रहो, हंसी मजाक करते रहो, फन करो, और मैं जो बात बता रहा हूं बस उसे ध्यान से सुनते चलो। कॉस्टिंग बहुत इजी है, मैं पहली बात बता रहा हूं। और नंबर 2, मेरी क्लास में आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं आएगी। जो क्वेरी तुम्हारे दिमाग में आएगी उस क्वेरी का ऑटोमेटिकली 15 सेकंड 20 सेकंड बाद में तुम्हें ऑटोमेटिकली मेरी लेक्चर में जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे चैट बॉक्स तुम्हारे काम में आने वाला है मुझसे बातें करने के लिए, ठीक है। तो मुझसे बातें लगातार चलती रहनी चाहिए। बेटा मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब पर नहीं आएंगे याशी। जो पहले 7 लेक्चर हैं बैच के वो आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पर, और उसके बाद में जो मेरी क्लासेस हैं वो आपको मिलेगी हमारी सॉफ्टवेयर पे। लैपटॉप में भी आप लोग ले सकते हो क्लास, आप एंड्रॉइड मोबाइल में भी क्लास ले सकते हो, और दोनों में आप लोगों को लाइव क्लासेस जो हैं वो वहां पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। और 7 क्लासेस, फर्स्ट 7 क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी यूट्यूब पर, और बाकी की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिलेंगी मेरे सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अच्छा पहली बात। नंबर 2 दूसरी बात, अब आप लोग सुनो, बुक्स। बेटा अभी बुक्स जो हैं वो अंडर प्रिपरेशन है, प्रिंटिंग है, बुक्स जो हैं वो अभी प्रिंटिंग में है। तो अभी आप लोगों को कुछ टाइम तक मेरे साथ में चैप्टर्स का पहले पीडीएफ मिलेगा, मतलब बुक का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों को पीडीएफ के साथ में अभी शुरुआत में कुछ दिन पीडीएफ के साथ में मेरे साथ में प्रिपरेशन करनी है, और बाद में अभी जब बुक प्रिंट होकर के आ जाएंगी तो आप सब लोगों को बुक जो है वो यहां से डिस्पैच कर दी जाएंगी, ठीक है। बुक्स में मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे 3 किताबें मिलने वाली हैं। 2 बुक्स आपको मिलने वाली है प्रैक्टिकल की, 1 बुक आपको मिलने वाली है थियरी की। 2 बुक प्रैक्टिकल की और 1 बुक थियरी की। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें रिविजनरी चार्ट्स और रिविजनरी नोट्स कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं आप लोगों को पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो क्लास के अंदर रजिस्टर में लिखवाता हूं। मैं सारे नोट्स आपको रजिस्टर में बहुत डिटेल में लिखवाता हूं, और ये रजिस्टर ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है, क्योंकि ये रजिस्टर से और मेरे नोट्स जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूं उससे आप मुश्किल से 2 से 3 घंटे 4 घंटे में पूरी कॉस्टिंग को रिवाइज कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में नोट्स लिखवाता हूं, मैं हर बारीक बात का, हर बारीक से बारीक लॉजिक को आपके रजिस्टर में नोट्स के रूप में लिखवाता हूं। तो अगर आपने मेरा रजिस्टर बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन कर रखा है तो आप लोगों को पूरा का पूरा कॉस्टिंग रिवाइज करने में मुश्किल से मुश्किल आप मान लो 3 से 4 घंटे में आप पूरी कॉस्टिंग को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आयुष, आपने जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली क्लास परचेज की है वो सारे के सारे बच्चे अपने आप को लाइव बैच के लिए शिफ्ट करवा सकते हैं। आप लोगों ने, जिन भी बच्चों ने अभी रिसेंटली मेरी क्लासेस कॉस्टिंग की क्लास आप लोग ने ऑर्डर की है, वो आप लोग सब लोग एक मेल भेज करके आप लोग अपने आप को लाइव बैच में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। आयुष दैट्स ओके, यस ओके। इसके बाद में बेटा अब यहां पर ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप सारी की सारी बातें यहां तक आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताइए, अगर और कोई डाउट आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ में अब पढ़ाई को शुरू करूंगा। यस जल्दी जल्दी जल्दी, इफ देयर इज एनीथिंग टू आस्क तो मुझे बताओ, नहीं तो मेरे बच्चों, नहीं तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दिखाओ, और थम्स अप दिखाकर मुझे बताओ कि हम लोग क्लास के लिए बिल्कुल तैयार है और हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। यस हरी अप, यस 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 गाइज। अच्छा एक और चीज जो आप लोग सब लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की इस बैच की जो फीस है वो है 3000 अगर आप लोग लाइव प्लस पीडीएफ लेते हैं। अगर आप लोग लाइव क्लास ले रहे हैं और सिर्फ बुक का पीडीएफ ले रहे हैं तो बेटा आप लोगों की फीस रहेगी 3000। अगर आप लोग ले रहे हैं लाइव प्लस बैकअप प्लस प्रिंटेड बुक्स तो आप लोगों की फीस रहने वाली है 4000। और बेटा अगर आप लोग
अगर आप लोग प्रिंटेड बुक्स और पेन ड्राइव लेते हैं और लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, तो आप लोगों की फीस लगने वाली है 5000। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें बता दी। और एक और बात बेटा, मेरी क्लास में, मेरे लेक्चर में, मेरी बुक में आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर डाले हैं, पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में डाले हैं, आरटीपी में डाले हैं, एमटीपी में डाले हैं, एग्जाम्स में पूछे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरी क्लास में कवर्ड रहेंगे। आप लोगों को कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा इस बैच को बहुत डायनेमिक बनाया जा रहा है। इसका मतलब इस बैच के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट्स भी रहेंगे। मतलब जैसे नवंबर अटेम्प्ट का जब पेपर हो जाएगा, तो नवंबर अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बुक में अपडेट हो जाएंगे, मतलब सॉफ्ट कॉपी में अपडेट हो जाएंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव फोल्डर में अपडेट हो जाएगी। मतलब आप लोगों के एग्जाम तक जो नए क्वेश्चन आएंगे वो सब ऑटोमेटिकली आपकी रिकॉर्डिंग्स में अपडेट हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? मतलब आप समझो, आपके एग्जाम तक जो आरटीपी, एमटीपी, पास और जो नवंबर अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर जो भी आ रहे हैं, वो सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, इज इट ओके? नाउ जस्ट लेट मी नो, इज एवरीथिंग ओके? और कुछ अगर आपको मेरे से पूछना है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, नहीं तो अब मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं अपनी पढ़ाई को यहां से। ठीक है, आर यू रेडी गाइज? तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप करके बता दो कि यू आर रेडी फॉर द क्लास, और मैं आप लोगों के साथ में अब यहां से अपनी पढ़ाई को शुरू करता हूं। आज से यहां से हम लोग अब जब भी बात करेंगे वो बात हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होगी, चैप्टर से रिलेटेड होगी, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी। और एक और बात, मेरी क्लास के लिए एक रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट अलग से बना लेना, क्योंकि रजिस्टर में मैं इतनी गहराई से सारी बातें लिखवाता हूं कि वो आपकी बहुत बड़ी एसेट होने वाली है। ठीक है? नो, अभी तो नहीं याशी, अभी कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। ठीक है, ओनली रेगुलर क्लासेस। ठीक है, यस। स्वाति का जवाब मेरे पास आ चुका है। हाँ, जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे बेटा क्वेश्चन पेपर आने के बाद में फिर वो कवर हो जाएंगे, आने से पहले का मैं बता नहीं सकता। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं पुतुल, हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल कन्वर्ट करवा सकते हो पुतुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस, मेरे साथ में अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर 0, और चैप्टर 0 का हेडिंग डाल दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग। बेटा वैसे तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पर मैं हमेशा सिंप्लिसिटी के लिए इसे कॉस्टिंग ही बोलूंगा, चलेगा? विल यू बी एबल टू एडजस्ट विद मी? आप लोग मेरे साथ में इतना एडजस्ट कर लेंगे कि मैं यहां पे इसे चैप्टर 0 ही बोलने वाला हूं, वो सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग, मैं कॉस्टिंग ही बोलने वाला हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा नहीं बोलूंगा, बड़ा लंबा लगता है। ठीक है, चलो। सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने इसे चैप्टर 0 क्यों लिखा? हम तो हमेशा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करते आए हैं, सर आपने इसे चैप्टर 0 क्यों लिखा? तो बच्चों मैंने इसे चैप्टर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि दरअसल ये कोई चैप्टर है ही नहीं। जैसे हम लोग जब फाउंडेशन में मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमारी मैथ्स वाली टीचर हमें सबसे पहले a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाना शुरू करते हैं, बॉडमास पढ़ाना शुरू करते हैं, ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ाना शुरू करते हैं, उसके बाद वो मैथ्स के चैप्टर्स पर आते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहां पर है। कॉस्टिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपने 11th में 12th में कभी भी इस सब्जेक्ट के बारे में आपने कुछ भी नहीं सुना, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो मेरे लिए मतलब आप लोगों के लिए ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, और मैं इस वजह से राइट फ्रॉम जीरो, राइट फ्रॉम बेसिक में इसे शुरू करता हूं। मतलब मैं राइट फ्रॉम स्क्रैच इसे शुरू करता हूं, और मैं पहले आप लोगों को कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात को, इस चैप्टर को
अगर आपने मेरे साथ में ध्यान से सुना तो आप ये ध्यान रखना कि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली 30% ईजियर होगा। मतलब समझ रहे हो, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए 30% ईजी रहेगा अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो उसके मुकाबले। इसका मतलब ये जो टॉपिक है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे। मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉस्टिंग के पीछे कुछ लॉजिक है और वो लॉजिक अपने को हर चैप्टर में लगाने हैं, वो कॉन्सेप्ट अपने को हर चैप्टर में लगाने हैं। और बेटा उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा और ये कॉन्सेप्ट जो है यही हमारे रास्ते को आसान बनाएंगे। ठीक है, ओके। यस विहान, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर लाइव क्लास में हो। ठीक है, विहान बता रहा है कि वो एक्स स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी क्लास ले चुका, वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, लेक्चर को दोबारा सुनने के लिए इस क्लास में आया है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहला जब बात सब्जेक्ट की आई गई है तो आपको पता है कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को आपके दोस्त बोलेंगे मैं कॉस्टिंग की ट्यूशन ले रहा हूं, कुछ दोस्त आपको बोलेंगे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की ट्यूशन ले रहा हूं, और कुछ दोस्त आपको बोलेंगे कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की ट्यूशन ले रहा हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की ट्यूशन ले रहा हूं। आपके दोस्त इस सब्जेक्ट को अलग अलग नाम से पुकारेंगे। कोई बोलेगा कि यार मैं तो कॉस्टिंग की ट्यूशन ले रहा हूं, कोई बोलेगा यार मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की ट्यूशन ले रहा हूं, और कोई दोस्त बोलेगा कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की ट्यूशन ले रहा हूं। सवाल आता है कि सर ये बताओ कि क्या ये तीनों शब्द एक ही हैं? क्या कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्या ये तीनों शब्द एक ही चीज हैं? तो मेरा जवाब है ये तीनों शब्द एक नहीं है, ये तीनों शब्द अलग अलग शब्द हैं। मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। पर बेटा इन तीनों का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं एक कहानी से। मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन तीनों के बीच में फर्क क्या है, ये वाली बात मैं आप लोगों को एक कहानी से सुनाता हूं। और कहानी बड़ी मजेदार है, बड़ी फनी सी कहानी है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आप लोग मेरी इस कहानी के लिए बिल्कुल तैयार है, जिस कहानी में मैं आप लोगों को कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैं इन तीनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को पूरी जिंदगी इन तीनों का फर्क याद रहेगा। आर यू रेडी फॉर दिस? यस गाइस, आई कैन नोटिस आप लोग जवाब बहुत कम देते हैं। आप लोग जवाब बहुत कम देते हैं एंड दैट इज वेरी बैड। मेरी क्लास में यार बहुत मजे से बातें करनी है, ठीक है? मैं भी बहुत चैट करूंगा, मैं भी बहुत चिट चैट करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ में बातें करते करते आप लोग जवाब देंगे। मतलब बोलते चलो और बोलते बोलते पढ़ेंगे तो मजा आएगा। यस 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 यस, हाँ, तो अब मेरे पास जवाब आने शुरू हो गए हैं। मुकेश, सोनम, सबके जवाब आ रहे हैं। चलो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बात बड़ी पहले की है, बात बड़ी पुरानी है। और बात बड़ी पुरानी है तो क्या हुआ कि मेरे घर पे एक डाइनिंग टेबल थी, और वो जो डाइनिंग टेबल थी वो बड़ी एंटीक डाइनिंग टेबल थी, बड़ी यूनिक डाइनिंग टेबल थी। मेरे दादाजी ने उस डाइनिंग टेबल को खरीदा था जब उनकी शादी हुई थी, तो मेरे दादाजी की शादी के टाइम की डाइनिंग टेबल मेरे घर में थी। अब वो डाइनिंग टेबल की हालत, ऑब्वियस सी बात है, दादाजी भले ही जा चुके हो लेकिन डाइनिंग टेबल आज भी हमारे घर में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हालात जो हैं वो काफी खराब होंगे। और मैं आपको बता दूं डाइनिंग टेबल जो है वो उसके हालात इतने खराब है कि वो डाइनिंग टेबल पूरे टाइम डांस करती रहती है, हिलती रहती है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो जैसे प्लेट रखी है और डाइनिंग टेबल हिली तो डाइनिंग टेबल झूल कर आगे चली जाती है, और फिर हम लोगों को वापस डाइनिंग टेबल को खींच के लाना पड़ता है और फिर खाना खाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ से डाइनिंग टेबल को पकड़ के रखते हैं और एक हाथ से हम लोग खाना खा रहे होते हैं। तो बिल्कुल हारमोनियम वाली फीलिंग आती है, जैसे हारमोनियम बजाते ना, तो एक हाथ से हारमोनियम का वो पंखा चलाते रहते हैं और एक हाथ से बजाते रहते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट वही फीलिंग आती थी जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर और उस टेबल पे बैठ करके हम लोग खाना खाते थे। तो एक हाथ से डाइनिंग टेबल को पकड़ के रखते थे और एक हाथ से खाना खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरा वजन तो अब तुमको दिख ही रहा है कि आई एम सो फैट, मैं इतना मोटा हूं, और
अब मेरा वजन इतना ज्यादा है, मैं जैसे ही चेयर के ऊपर बैठा, तो जैसे ही मैं आज चेयर के ऊपर बैठा, चेयर की हालत तो खराब थी और मेरा वजन था ज्यादा, मतलब चेयर थी गरीब और मैं था बहुत वजनदार, तो ऑब्वियस ही बात है मैं बैठा और वो चेयर जो है वो टूट गई। और टूटी भी कैसे, 2 पाई इधर 2 पाई पीछे, और बस वो चेयर नीचे और मैं भी गिर गया। मैं भी ऑलमोस्ट ऐसे मतलब ऊपर हाथ नीचे पांव एकदम ऐसे। अब गिर गया तो क्या हुआ, मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया बहुत तेज, और मेरी मम्मी नाराज हो गई और गुस्से में आ गई, एकदम लाल हो गई वो, और उन्होंने बोलना शुरू किया, कितने टाइम से तुमको बोल रही हूं कि डाइनिंग टेबल को चेंज करवा लो, डाइनिंग टेबल को चेंज करवा लो, तुम लोग डाइनिंग टेबल को चेंज नहीं करवाते हो, और अभी मतलब इतनी चोट लग गई है, तुम गिर गए हो। मैंने बोला बस बस मम्मी आप गुस्सा मत करो, मैं अभी कारपेंटर को बुलाता हूं, डाइनिंग टेबल बनवाएंगे। अब मैंने कारपेंटर को बुलाया। अब मैंने कारपेंटर को बुला करके मैंने कारपेंटर को बोला कि यार एक डाइनिंग टेबल बनाओ। अब आपको पता है उसने मुझसे पूछा सर कैसी डाइनिंग टेबल बनानी है, तो मेरे अंदर का भारतीय, मेरे अंदर का इंडियन आदमी तो रहेगा। मैंने उसको बोला यार ऐसी डाइनिंग टेबल बना, ऐसी डाइनिंग टेबल बना, ऐसी डिजाइन की डाइनिंग टेबल बना कि मेरे पूरे खानदान में किसी के यहां पे नहीं हो। अच्छा किसी बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसी डिजाइन की डाइनिंग टेबल आपको बना के दूंगा, आपके खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी। मैं बोला ठीक है। वैसे भी देखो यार क्या अपने अंदर का इंडियन क्या है, अपन लोग जितना भी काम करते हैं ना वो अपन लोग कभी अपनी खुशी के लिए नहीं करते, हमेशा दूसरों के दुख के लिए करते। मतलब दिस इज इंडियननेस, ये हमारी भारतीयता है कि हम लोग जो भी सामान परचेज करते हैं वो अपनी खुशी के लिए कम और दूसरे के दुखों के लिए ज्यादा परचेज करते हैं। जैसे तुमको पता है कभी आप ड्रेस लेने जाते हैं, लड़कियों की बात खास करके, सोनम जी मेरी बात को पूरी तरह समझेंगी। अब लड़कियां जब ड्रेस लेने जाती हैं और उनके हाथ लग जाती है भाई एक शानदार वाली ड्रेस, तो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि इसको पहन करके मैं कितनी सुंदर लगूंगी, उनके दिमाग में आता है मेरी ये ड्रेस पहनने से बाकी लोगों का मूड कितना खराब हो जाएगा। दे थिंक अबाउट दैट। बोलो हाँ या ना। तो भैया अपन ने भी ऐसा ही किया। अपन ने क्या किया, अपने कारपेंटर को बोला यार डाइनिंग टेबल ऐसी बना कि भैया सब देखते रह जाए, मतलब जबरदस्त। उसने बोला ठीक है। अब मेरे अंदर का चार्टेड अकाउंटेंट जागा। नाउ हियर कम्स द रियल स्टोरी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक बात को। यस अब मान लो मेरे अंदर का चार्टेड अकाउंटेंट भी जागा, और आपको मालूम है चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं एक नंबर के कंजूस, ठीक है। वो लोग पैसे को बहुत ज्यादा समझते हैं, पैसे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो मैंने सोचा यार डाइनिंग टेबल घर में बन तो रही है, लेकिन डाइनिंग टेबल की कॉस्ट क्या है वो भी तो मुझे पता होनी चाहिए। कल को अगर किसी ने मुझसे पूछा डाइनिंग टेबल कितने की बनी, तो मेरे को जब पता होगा कि 50,000 की बनी है तभी तो मैं 1 लाख रुपए बताऊंगा लोगों को, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे को पता होनी चाहिए डाइनिंग टेबल की कॉस्ट कितनी है, डाइनिंग टेबल की कॉस्ट मुझे मालूम होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं यार डाइनिंग टेबल की कॉस्ट कैसे निकालूं, डाइनिंग टेबल की कॉस्ट कैसे निकालूं, क्या करूं। मेरा एक दोस्त था CMA, नहीं उसका नाम CMA नहीं है, मेरा दोस्त है, मान लो मेरे दोस्त का नाम है राघव सिंगल। अब मेरे दोस्त का नाम राघव है, और राघव जो है वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, CMA है। मतलब अब CMA है तो उसको कॉस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी है। मैं अपने दोस्त के पास गया और मैं दोस्त के पास राघव के पास जाकर के बोला राघव 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 बोला हाँ हाँ। मैंने बोला राघव ये बता यार मेरे को एक डाइनिंग टेबल बनवानी है, तू बता इसकी कॉस्ट कैसे निकालूं। राघव ने बोला यार कॉस्ट निकालना बड़ा इजी काम है यार, बहुत आसान काम है कॉस्ट निकालना, क्योंकि रवि सौकिया सर बताते हैं कि कॉस्टिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो रवि सौकिया सर ने बोल रखा है कॉस्टिंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो मैं तुझे कॉस्टिंग सिखाता हूं कैसे करनी है। राघव ने मुझे बताया कि टेबल बनाने में 3 चीजें लगेंगी, एक लगेगा मटेरियल, एक लगेगा लेबर, और एक लगेंगे बाकी के खर्चे अदर्स। मटेरियल मतलब लकड़ी, फेविकॉल, माइका वगैरह, लेबर मतलब कारपेंटर के पैसे, और अदर एक्सपेंसेस मतलब ये जो बिजली लगेगी, छोटे मोटे पेच वेच लगेंगे, ये सब। उसने बोला तू एक रजिस्टर खरीद। मैंने बोला ठीक है। बोले रजिस्टर के एक पन्ने के ऊपर लिख ले मटेरियल, दूसरे पे लिख ले लेबर, ब्रैकेट में लिख दे कारपेंटर, और तीसरे पन्ने पे लिख दे अदर एक्सपेंसेस। फिर जो सामान ला रहा है वो मटेरियल वाले पन्ने पे लिख दे, रोजाना जो कारपेंटर को पैसे दे रहा है वो लेबर वाले पेज पे लिख दे, और जो बाकी के खर्चे लग रहे हैं छोटे मोटे वो अदर्स वाले पेज पे लिख दे। और जब तेरी
जब तेरी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट हो जाए तो टेबल कंप्लीट होने पर इन तीनों पेज का टोटल लगा ले, वही तेरी डाइनिंग टेबल की कॉस्ट है। अब मेरे दोस्त ने, जो राघव था, राघव ने क्या किया? राघव ने यस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल कटियार जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने कॉस्टिंग की क्लास ली थी और वो बोल रहे सर आपकी कॉस्टिंग की क्लासेस ऑसम थी, क्लियर ग्रुप 1 विद एग्जामिशन इन कॉस्टिंग। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अब मेरी बात को सुनो। तो मेरे दोस्त राघव ने मुझे टेबल की कॉस्ट निकालने का तरीका बताया, और बेटा ये जो राघव ने कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताया, इस तरीके को बोलते हैं कॉस्टिंग। इस तरीके को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। आ गई मेरी बात समझ में? जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन मुझे जवाब दे सकता है सर कॉस्टिंग का मतलब क्या है? सर कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का तरीका बता रहे हो तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, यह श्रेया ये फर्स्ट लेक्चर है, तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने का तरीका। ठीक है, याद रहेगा कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट निकालने का तरीका। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अब मैंने कॉस्ट निकालने का तरीका तो सीख लिया। अब क्या हुआ, मैं रोजाना सामान लेके आता, तो मैंने वो रजिस्टर बना लिया, और मान लो मेरा टेबल बनाने का काम 1 जनवरी को शुरू हुआ। मैंने क्या किया, मैं मटेरियल लेके आता, तो मैं रोजाना जितने रुपए का मटेरियल लाता मैं उतने पैसे मटेरियल वाले पेज पे नोट कर देता। जितना पैसा मैं कारपेंटर को देता मैं लेबर वाले पेज पे नोट कर देता, और जितने रुपए की बिजली जलती वो मैं अदर एक्सपेंसेस में लिख देता। ये रोज का खर्चा मैं रिकॉर्ड करता रहा 25 दिन तक, और 25 दिन के बाद में ये टेबल कंप्लीट हो गई। मैंने तीनों पेज का टोटल लगाया और टोटल लगाकर मेरे को टेबल की कॉस्ट पता चल गई। बेटा ये जो मैंने रोजाना अपने खर्चों को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, रिकॉर्ड किया, टोटल लगा के समराइज किया और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, इस आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब फर्क समझो, राघव ने जो तरीका बताया दैट वाज कॉस्टिंग, लेकिन मैंने उसे इंप्लीमेंट किया और रोजाना डे वाइज अपने खर्चों को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, रिकॉर्ड किया, समराइज किया, टोटल लगाकर मैंने अपनी कॉस्ट निकाली। ये जो मैंने रोजाना काम किया ना, इस रोजाना वाले काम को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इस रोजाना वाले काम को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। यस मुकेश तुमने बिल्कुल ठीक बोला, इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। 2 बातें क्लियर है, तरीका कॉस्टिंग, और रोजाना जो खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब सुनो, अब डाइनिंग टेबल बनके तैयार हो गई। अब क्या हुआ साहब, मैं रोजाना डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाता और मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता। रोजाना मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठता हूं, रोजाना डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं लंच और डिनर के लिए बैठता हूं, और खाना खाने के बाद में जबरदस्त एसिडिटी हो जाती, मुझे खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं एक पंडित के पास गया, मैंने पंडित के पास में गया और टेबल की जन्म कुंडली दिखाई, मेरी नहीं यार टेबल की। तो मैंने टेबल की जन्म कुंडली दिखाई पंडित को, और मैंने बोला साहब इस टेबल के ऊपर जब भी खाना खाता हूं मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो पंडित ने मेरे को कुंडली देखकर बताया ये टेबल तारीफ की भूखी है, इसे एप्रिसिएशन हंगर है, मतलब इसको भूख लग रही है, तारीफ की भूख। सर आपको खाना इसलिए हजम नहीं हो रहा है भाई साहब क्योंकि आपने डाइनिंग टेबल बनवा ली, आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, लेकिन आपकी डाइनिंग टेबल की आपको तारीफ सुनने को नहीं मिल रही है, इसलिए आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैंने बोला ओके ये वाली प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी तुम लोग जानते हो यार, अपन लोग जो है ना वो अपन लोग सब लोग क्या हैं, तारीफ के भूखे लोग हैं। ठीक है, अपन जो भी कर रहे हैं वो सब तारीफ के भूखे हैं अपन। अब तुम मुझे बताओ, ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब आप बिल्कुल तैयार होते हो, रेडी होते हो, नई नई शर्ट वर्ट पहनते हो, ट्राउजर पहनते हो, जीन्स पहनते हो और तैयार होते हो, तो उसके बाद में मम्मी आपकी किचन में है, आप जाते हो और मम्मी के पास में खड़े होकर बोलते हो अच्छा मम्मी मैं चलूं? मम्मी बोलती है हाँ बेटा चलो। मम्मी मैं चलूं?
फिर मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है जाओ ना। फिर तुम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मम्मी, तो फिर मैं चलता हूं। फिर मम्मी तुम्हारी तरफ देखती है, फिर मम्मी को दिखाई देता ओहो आज तो नए कपड़े पहने। फिर उसके बाद में बस मम्मी और बेटा। मैं आपको बता दूं ये जो माँ बेटे का संबंध है ना, ये इतना मधुर संबंध है, और माएँ इतनी झूठी होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। अब मम्मी जो है ना वो तुम्हारी तरफ देख करके अरे कितना सुंदर लग रहा है तू, हाँ ये वाली शर्ट तो तेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है, जीन्स भी एकदम मस्त फिटिंग की है, बहुत सुंदर। अब बेटा चाहे रोड से भी काला हो, ठीक है, बेटा चाहे एकदम काला कौवा लग रहा हो, ठीक है, उस लड़के ने उस बेटे ने काले रंग का शक्ल, पीले रंग की शर्ट और लाल रंग की पैंट पहन रखी हो ना, तो भी मम्मी तो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा मेरा राजा, है ना। ऐसा होता है माओ का। हाँ और क्या। अब यहां पे माओ को बेटे इतने पसंद होते हैं, इतनी झूठी तारीफ करती हैं माएं और एकदम खुश हो जाती हैं। तो बस वैसे ही, तो जैसे आप लोग तारीफ के भूखे रहते हो ना, वैसे ये टेबल भी तारीफ की भूखी थी। क्रिश यहां पे बोल रहा है तो मेहमानों को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो मैंने यहां पे मेहमानों को बुलाया, और मैंने मेहमानों को बुलाया, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया, और मैंने 4-5 दोस्तों को बुला करके डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाया कि हाँ चलो अब अपन डिनर करते हैं। अब जब मेरे सारे दोस्त डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे तो सबने नोटिस किया अरे नई डाइनिंग टेबल। पहले ने बोला यार बड़ी सुंदर डाइनिंग टेबल बनवाई यार तूने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दूसरा जो दोस्त है उसने बोला यार बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल बनाई। तीसरा जो दोस्त है उसने मुझसे पूछा यार कितने की पड़ी। आपको मालूम है यार, मैं तुमको बता दूं कि ये भी हमारा बहुत बड़ा आफत है। मतलब तुम देखो, तारीफ करने वाला आदमी पहला क्वेश्चन ये बोलता है क्या शानदार चीज है, और उसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये नहीं होता कहां से लाया, उसका सेकंड क्वेश्चन होता ही है कितने की लाया। मतलब भैया भारतीयता, कूट कूट कर भारतीयता भरी हुई है हम सबके अंदर। अब मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछ लिया यार ये टेबल कितने की पड़ी। मैंने बोला ये टेबल यार 1 लाख रुपए की पड़ी। इवन दो मुझे बताना 2 लाख चाहिए था, पर फिर भी मैंने 1 लाख बताया। अब क्या था, इधर बगल में मेरा एक दोस्त था, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। अब मैंने वो कुछ बोल नहीं रहा था, फिर मुझे ध्यान आया अच्छा मेरा ये वाला जो दोस्त है वो तो इंटीरियर डेकोरेटर है, और ये मेरा बगल वाला जो दोस्त है ये इंटीरियर डेकोरेटर है, और मैंने इससे टेबल के बारे में कोई राय नहीं ली, इसलिए ये फूफा जी बना हुआ बैठा है, इसलिए ये फूफा बन गया है, और फूफा बनकर के मुंह फुला लिया इसने। अब मैंने बोला अब क्या करें, तो मैंने उसको बोला यार क्या हुआ तुझे टेबल पसंद नहीं आई। तो पता है वो क्या बोलता है, बोले नहीं यार टेबल बहुत अच्छी है, पर यार बहुत महंगी बनवाई तूने। पता है आपको, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब नालायक होते हैं। मतलब इनकी तारीफ भी ऐसी कंडीशनल होती है कि आपको समझ नहीं आता ये भाई तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है। हाँ मतलब मैं आपको बताता हूं, मेरे एक मामा जी थे, ठीक है, और मेरे जो मामा जी हैं उनका मतलब वो बहुत जबरदस्त तरीके से तारीफ करते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था तारीफ किया कि थप्पड़ मारा है, मालूम ही नहीं पड़ता था। वो भी ऐसे ही थे। पता है वो कैसे बोलते थे, जैसे तुमने एक बहुत शानदार सी तैयार होकर के तुम निकले हो, नई नई शर्ट पहन करके निकले हो, और वो तुम्हारे पास आएंगे अरे वाह यार नई शर्ट, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ अरे यार कपड़ा तो बहुत जोरदार है यार, बहुत बढ़िया कपड़ा है यार, बहुत बढ़िया शर्ट लेकर के आया तू। अब आपको यहां तक लग रहा है कि यार ये आदमी कितना अच्छा है यार, मतलब मजा आ गया, मतलब ये कितना बढ़िया आदमी है। अब आप वहां पे सुन रहे हो, लेकिन आगे वो क्या बोलेंगे, यार लेकिन ये जो रंग है शर्ट का, ये एकदम गमारो वाला रंग ले आया यार तू, शर्ट बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये कलर क्या लिया है एकदम गमारो का जैसा। अब आप आदमी सोच रहा है कि यार एक बात समझ नहीं आ रही, यार ये इन्होंने तारीफ की है कि मेरे थप्पड़ मारा है, मतलब शर्ट की तारीफ कर रहे और बोल रहे रंग ऐसा कैसे गमारो जैसा कलर लेकर के आया यार तू। मतलब कंफ्यूज्ड आदमी, तारीफ हो रही है, बुराई हो रही है, लपड़ पड़ रहा है, मतलब शाबाशी मिल रही है, पता ही नहीं चल रहा है ऐसे। तो वो बोला यार बहुत महंगी बनवा ली टेबल तूने। मैंने बोला यार टेबल कैसे महंगी बनवा ली। मैंने बोला नहीं यार टेबल महंगी नहीं बनवाई, मैं तो दुकान दुकान जाकर के सामान लेकर के आया हूं, और मैंने एक एक सामान के लिए 10-10 दुकानों पे बार्गेनिंग की है, 3 दुकानों पर तो मैं पिटते पिटते बचाऊं, इतनी बार्गेनिंग की है मैंने। तो तू गलत बोल रहा है यार, महंगी नहीं है टेबल। वो बोला नहीं महंगी है। मैंने बोला ये ले रजिस्टर, और रजिस्टर देख मैंने इसमें सारे खर्चे नोट कर रखे, तू देख मैंने कितनी कम रेट पर सामान लेकर के आया हूं। फिर उसने रजिस्टर देखा, और मेरा जो इंटीरियर डेकोरेटर वाला दोस्त है, ऑब्वियस सी बात है यार इसकी अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट के बारे में ज्यादा ही होगी ना, टेबल फर्नीचर के बारे में। इसने मुझे बोला अरे यार ये तूने सेंचुरी के बोर्ड क्यों लगाए यार, सेंचुरी की जगह नॉर्मल बोर्ड लगाता, सेम क्वालिटी आती है,
तेरे जो है 20% पैसे 20,000 रुपए कम हो जाते। मैं बोला अच्छा। बोला अरे यार तूने फेविकॉल लगाई है। फेविकॉल कौन लगाता है, आजकल तो सब वेमिकॉल लगाते हैं, सस्ती भी आती है बढ़िया भी आती है, तो वेमिकॉल अगर तू लगाता तो तेरे 5,000 रुपए और कम हो जाते। मैंने बोला अच्छा। अरे तूने कीले इतनी बड़ी साइज की कीले क्यों लगाई यार, छोटी साइज की कीले लगाता तेरे 2,000 रुपए और कम हो जाते। और यार ये माइका तूने इतनी महंगी क्यों लगाई, तू मुझे बोलता यार मैं तेरे को माइका सस्ते में दिलवा देता, ये भी तूने 10,000 रुपए ज्यादा लगा दिए। और ऐसा करके उसने मुझे बता दिया कि मैंने 30-35 हजार रुपए वेस्ट कर दिए। अब ऐसे लोगों के लिए लगता है कि इसको पनीर की सब्जी तो कतई नहीं खिलानी है, इसको सिर्फ दाल और सूखी रोटियां खिला के भेजना है, क्योंकि इसने पूरा मूड खराब कर दिया है। बट फिर भी क्या करें, अब दोस्त है। तो दोस्तों अब यहां पे ध्यान से समझो, मेरे इस दोस्त ने कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लिया, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का सहारा लिया, और दोनों का सहारा लेकर इसने मुझे बताया कि मैं अपनी कॉस्ट को कहां पर बचा सकता था। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा का आप इस्तेमाल करो, पता लगाओ कहां पर आपकी कॉस्ट वेस्ट हो रही है, उसे रोको ताकि आपकी कॉस्ट कम हो सके। नंबर 2, आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी कहां पर खराब हो रही है, आप उस क्वालिटी को इंप्रूव कर सको। और नंबर 3, आपको बिजनेस में बहुत बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन जो है, जो डिसीजन आप ले रहे हो उन डिसीजंस के लिए भी ये कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा आप इस्तेमाल करते हो। तो बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो मेरा ये जो इंटीरियर डेकोरेटर वाला दोस्त जो काम कर रहा है बेटा, वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब उसने कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा का इस्तेमाल किया और कॉस्ट को कम करने के तरीके ढूंढे, क्वालिटी को बेटर करने के तरीके ढूंढे और डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प की। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से समझना। तो अगर आप लोग ने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना तो आप लोगों को यह वाली बात समझ में आएगी। कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट निकालने का तरीका, तरीका जो है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। अब जैसे हमारे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जहां पर भी कॉस्टिंग लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब है यहां पर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का एक तरीका सिखाया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग बेटा जहां कहीं पे भी आपको कॉस्टिंग शब्द लिखा हुआ मिलेगा वहां पर आपका मतलब है कि आपको कॉस्ट निकालने का एक तरीका सिखाया जा रहा है। नंबर 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग। जब आप रोजाना अपने इनकम और एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करते हो, क्लासिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, समराइज करते हो, ताकि आप अपनी कॉस्ट रिपोर्ट्स बना पाओ जिनका इस्तेमाल आगे डिसीजन मेकिंग के लिए हो पाए, तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो रोजाना का खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। और बेटा जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए और अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब ये मेथड है, ये रिकॉर्डिंग है, और दिमाग लगाकर आप लोग देखो तो ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है कि आपने कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई किया है डिसीजन मेकिंग के लिए और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको इन तीनों शब्दों के बीच का फर्क समझ में आ रहा है? और अगर आप लोगों को इन तीनों शब्दों के बीच का मतलब समझ में आ रहा है तो अब मैं आपको ये वाली बात लिखवाना चाहूंगा। यस 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 मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो फिर मैं आप लोगों को जल्दी से ये तीनों का मतलब लिखवाऊंगा। यस यस गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं लिखवाऊं ये सारी बात। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम। शिवम बता रहे हैं कि उन्होंने क्लासेस अटेंड की, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और उनके दोनों ग्रुप पास हो गए। वेरी नाइस शिवम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलो ओके गाइस,
तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो मैं अब आप लोगों को लिखवाना शुरू करता हूं। लिखो पहला कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में आप लोग लिखो इट इज अ मेथड एंड टेक्निक फॉर एसर्टेनिंग कॉस्ट। मतलब बेटा ये कॉस्ट को निकालने का मेथड और टेक्निक है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे पहला चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो दैट विल बी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जहां कॉस्टिंग शब्द लिखा हुआ आ गया उसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पर अपन कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है। बी कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी बेटा, अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग माने इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब पहले तो इनकम हुआ है या खर्चा हुआ वो पकड़ो, कॉमा क्लासिफाई करो कि भाई ये मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है या अदर एक्सपेंसेस हैं। रिकॉर्डिंग, फिर उसको सही अकाउंट में रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, मतलब टोटल लगाना, समराइजिंग इनकम्स and expenses, summarizing incomes and expenses on daily basis so that cost reports may be prepared to be used for cost determination and decision making तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, ताकि उनके बेसिस पर कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाई जा सकें। और ये कॉस्ट रिपोर्ट्स कहाँ काम में आएगी? कॉस्ट निकालने के काम में और डिसीजन मेकिंग के काम में आएंगी। सी कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी it is the application of principles, methods and techniques of costing and cost accounting to achieve cost reduction and help in decision making ठीक है। तो ये लीजिए बेटा, ये डेफिनेशन है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी की, इन तीनों की। कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट निकालने का तरीका,
कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब सारी इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल मेथड्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, कॉस्ट को कम करने के तरीके ढूंढने के लिए और अलग अलग तरह के बिजनेस के डिसीजन में हेल्प करने के लिए। तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए क्या ये तीनों बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और अगर आप ये तीनों बातें समझ रहे हैं तो मैं आपके साथ में शुरू करने वाला हूं टॉपिक नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हाँ जी बेटा, ये वाला जो टॉपिक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम लोग अपने पूरे कोर्स में ना इसे कॉस्टिंग बोलेंगे ना, मतलब इसे इन तीनों के बीच में हम लोग कोई फर्क नहीं मानेंगे। मैं पूरे कोर्स में सिर्फ कॉस्टिंग शब्द का इस्तेमाल करूंगा जब मैं कोई बात समझा रहा हूँगा, पर इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। मतलब अब मैं अगर कभी कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूं तो भी उस टाइम पर मैं कॉस्टिंग शब्द का इस्तेमाल करता रहूंगा क्योंकि ईजी है बोलने में। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहा हूं तो भी मैं कॉस्टिंग बोलता रहूंगा क्योंकि ईजी है बोलने में। ठीक है, तो हमारे लिए इन तीनों शब्दों में फर्क होता है। ये बात सिर्फ यहीं तक के लिए है, अब ये बात हमारे आगे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन बेटा अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शब्द पूरी कॉस्टिंग में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से लिखना बंद करो और मेरी बात को बड़ी तसल्ली से बड़े ध्यान से सुनो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, आप लोग तसल्ली से मेरी बात को सुनेंगे। ठीक है, लिखना बंद। मैं लिखने के लिए आप लोगों को अलग से टाइम दे दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अभी तो आप सिर्फ मेरे साथ में समझने की कोशिश करो। बेटा कॉस्टिंग में खर्चों को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मतलब पहली कैटेगरी हो गई मटेरियल्स, मतलब आप कोई भी फिजिकल गुड्स अगर काम में ले रहे हो दैट इज कॉल्ड मटेरियल। मतलब कोई भी सामान जिसे आप छू सकते हो, जो भी आप फिजिकल मटेरियल आप काम में ले रहे हो दैट इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, नंबर 2, आप वर्कर्स को जितना भी पैसा दे रहे हो वो सारा का सारा पैसा कहलाएगा लेबर। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, जो बात मैं अभी आपको बता दूं। बेटा एक बात ध्यान रखना कि यहां पे सैलरी को भी वेजेस कहते हैं और यहां पर वेजेस को भी वेजेस ही कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ऑफिस में बैठने वाले लोगों को जो तनख्वाह देते हैं दैट इज कॉल्ड सैलरी, और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को जो तनख्वाह देते हैं दैट इज कॉल्ड वेजेस। पर आप एक बात ध्यान रखना कि यहां पे इन सबको, यहां पर कॉस्टिंग में इन सबको हम लोग वेजेस ही बोलते हैं। मतलब सैलरी को भी वेजेस बोलते हैं, वेजेस को भी वेजेस बोलते हैं। तो ध्यान रखना इन दोनों में यहां पर कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना सैलरी और वेजेस शब्द का जो फर्क है वो अकाउंट्स में है, कॉस्टिंग में नहीं है। कॉस्टिंग में वेजेस ही बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा तो दूसरा हो गया लेबर। लेबर के अंदर मतलब ऑफिस वाले लोगों की तनख्वाह भी आ गई, फैक्ट्री वाले लोगों की तनख्वाह भी आ गई, सेल्स वाले लोगों की तनख्वाह भी आ गई, सबको हम लोग लेबर बोलते हैं। और बेटा बाकी के जो हमारे खर्चे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर हमारा रेंट का खर्चा भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आ गया। मतलब मटेरियल और सैलरी एंड वेजेस के अलावा जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। बेटा कॉस्टिंग के अपने नियम कायदे हैं, कॉस्टिंग में शब्दों के अपने मायने हैं जो आपको यहां पर गहराई से समझने हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में शब्द सेम है पर उनके मतलब दोनों के अलग अलग हैं। वो भी अभी मैं आपको बड़ी गहराई से समझाऊंगा। तो ध्यान रखना बेटा, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक मटेरियल मतलब कोई भी गुड्स जो आप यूज कर रहे हो। नंबर 2 लेबर मतलब जो भी सैलरी एंड वेजेस आप पे कर रहे हो। और नंबर 3 बाकी के सारे खर्चे
अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएंगे। रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका कोई भी और खर्चा है, कोई भी और खर्चा है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके और खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। क्लियर है बात? अब सुनो, मटेरियल के खर्चे को कॉस्टिंग में दो कैटेगरी में बांटा जाता है। दो कैटेगरी कौन सी? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, अब इसे गहराई से समझना बेटा, ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग होते हैं और कॉस्टिंग में जब मैं बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल, इसका मतलब अलग है। दोनों के बीच का फर्क क्या है वो अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा आपको। अभी मेरी बात को सुनो, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के अंदर लगता है, जो प्रोडक्ट के अंदर घुस जाता है, जो प्रोडक्ट का पार्ट फॉर्म करता है, ऐसे मटेरियल के खर्चे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब आप बोलेंगे सर मतलब, मैं बताता हूं। जैसे मान लो मेरी इस टी शर्ट को ऑब्जर्व करो, ये टी शर्ट में एक ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर बटन्स लगे हुए हैं, इसके अंदर यहां पर एक स्टिकर लगा हुआ है, पीछे यहां पे एक टैग लगा हुआ है, तो और इसके अंदर ये देखो यहां पे धागे लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, ये कपड़ा, बटन, धागा, स्टिकर, लेबल, ये सारा वो मटेरियल है जो टी शर्ट के अंदर लगा हुआ है। और बेटा ये जो टी शर्ट के अंदर लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। अब जरा सोचो, ये बटन है, ये रिमोट है, एसी का रिमोट। इस एसी के रिमोट को ध्यान से देखो, इसमें प्लास्टिक की बॉडी बनी हुई है, इसके अंदर यहां पर एक ग्लास का यहां पे जो कवर है वो लगा हुआ है, यहां पे प्लास्टिक के बटन्स लगे हुए हैं, यहां पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, यहां पे हिटैची लगा हुआ है, यहां पे अंदर ब्लैक कलर का एक जो ब्लैक कलर की एक शीट है वो लगी हुई है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारा का सारा मटेरियल इस रिमोट के अंदर लगा हुआ है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। और सोचो जरा अपने रजिस्टर को देखो, तुम्हारे रजिस्टर को देखो, तुम्हारे रजिस्टर के अंदर एक कवर है, बहुत सारे पेजेस हैं, स्टेपलर पिन लगा हुआ है या धागे से सिलाई हो रखी है तो धागा लगा हुआ है, ठीक है। कवर के आपके कवर के ऊपर प्लास्टिक की एक पॉलिथीन जो है, लेमिनेशन जिसे बोलते हैं, वो चढ़ा हुआ है। आपके रजिस्टर के अंदर ब्लू और रेड कलर की इंक भी लगी हुई है। तो वो सारा वो मटेरियल है जो आपके वो सारा वो मटेरियल है जो आपके रजिस्टर के अंदर लगा हुआ है। तो बेटा वो सारा का सारा मटेरियल कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, आज सुबह नाश्ता किया था? आज सुबह नाश्ता किया था? किया होगा ना? मेरा तो अभी तक चल ही रहा है। यस तो आप लोगों ने यस विकी, अभी पहले 7 वीडियो YouTube पर अवेलेबल रहेंगे। अब आप मुझे बताओ, आपने आज नाश्ता किया, नाश्ते में क्या खाया? पोहा। अब जल्दी से मुझे बताओ, पोहे के अंदर क्या क्या आपको मिल रहा है? ऑयल। आपको क्या मिल रहा है? पोहा खुद। आपको क्या मिला? पटैटो। आपको क्या मिला? अनियन। आपको क्या मिला उसके अंदर? टोमेटो। उसके अंदर आपको क्या मिला? सॉल्ट। आपको क्या मिला? टर्मरिक। आपको क्या मिला? चिली। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि ये सारा वो मटेरियल है जो पोहे के अंदर है। तो जो पोहे के अंदर है ना, ये सारा का सारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। तो वो सारा मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। सर फिर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो सारा मटेरियल जो यूज हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा रहा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। सर एग्जांपल दूं, बताता हूं। ये टी शर्ट जिस फैक्ट्री में बनी, जिस मशीन में बनी, उस मशीन के अंदर हमने ऑयल डाला था। तो आप मुझे बताइए, मैंने मशीन के अंदर जो ऑयल डाला वो भी मटेरियल है, ठीक है, लेकिन वो ऑयल मेरी टी शर्ट के अंदर नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। मेरी फैक्ट्री में
साफ सफाई के लिए डोमेक्स का इस्तेमाल होता है, गंदे कपड़ा और पोछे के कपड़े का इस्तेमाल होता है। तो डोमेक्स का इस्तेमाल होता है, झाड़ू का इस्तेमाल होता है, पोछे के कपड़े का इस्तेमाल होता है। वो सारी चीजें मटेरियल है, लेकिन वो शर्ट के, वो मेरी टी शर्ट के अंदर नहीं है और वो मेरी टी शर्ट के अंदर नहीं है, तो वो सब डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऑफिस के अंदर जितने भी रजिस्टर हैं, जितने भी पेन हैं, वो सारे रजिस्टर और पेन जो हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर और पेन मटेरियल हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरी टी शर्ट के अंदर नहीं जा रहे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है। ऑफिस के अंदर प्रिंटर की कार्ट्रिज है, तो प्रिंटर की कार्ट्रिज मैं बार बार चेंज करता हूं प्रिंटिंग करने के लिए, तो वो कार्ट्रिज भी मटेरियल है, लेकिन क्योंकि वो मेरी टी शर्ट के अंदर नहीं जा रहा, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है। गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का फर्क समझ में आ रहा है? अभी तुम्हारे घर की बात बताता हूं। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी जिस प्लेट के अंदर तुम पोहा खा रहे हो, उस प्लेट को साफ करने के लिए विम बार काम में आता है। ठीक है। अब विम बार से वो प्लेट साफ होती है, तब जाकर के आप उसका इस्तेमाल कर पाते हो खाने के लिए। तो बेटा वो जो विम बार काम में आ रहा है, वो पोहे के अंदर नहीं जा रहा, वो सिर्फ पोहे खाने के लिए आपके किचन में हेल्प कर रहा है। तो वो सारा मटेरियल जो हेल्प करता है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर नहीं घुसता, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। वो सारा मटेरियल जो हमारे कामकाज में हेल्प करता है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाता, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। जल्दी से मुझे बताइए मेरे बच्चों, क्या मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ गई है? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल की बात आपको समझ में आ गई है? बेटा मैं चाहता हूं कि आज की क्लास खत्म होने के बाद में जब तुम किचन में जाओगे और मम्मी रोटियां बेल रही होंगी, तो मम्मी को बोलना, देखो मम्मी, मैं आपको बता दूं मम्मी, ये जो आटा है, नमक है, पानी है, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलाकर के आप जो ये रोटी बना रही हो, ये तीनों चीजें रोटी के अंदर जा रही हैं, और ये रोटी के अंदर जा रही है, ये सारा डायरेक्ट मटेरियल है। ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मम्मी ये जो आप गैस जला रही हो, ये जो गैस है, ये गैस डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये रोटी के अंदर नहीं जा रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेटा अगर मम्मी सब्जी बना रही है, आज मम्मी ने मान लो तोरई की सब्जी बनाई है तुम्हारे लिए, तोरई मतलब जिसे देखकर तुम्हारा मूड खराब होने वाला है, तो वो तोरई की सब्जी अगर मम्मी ने बनाई है, तो तुम उसके अंदर मम्मी को बता सकते हो, देखो मम्मी तोरई डली है, ऑयल डला है, मसाले डले हैं, ये सब तोरई की सब्जी के अंदर है, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन मम्मी ये जो कढ़ाई साफ करने के लिए विम बार काम में ले रहे हो, ये तोरई की सब्जी के अंदर नहीं जा रहा है, ये तोरई की सब्जी को बनाने के लिए सिर्फ हेल्प कर रहा है, क्योंकि कढ़ाई साफ चाहिए। मम्मी ये क्या है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। बता सकते हो? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताइए मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के बीच का फर्क पहचान सकते हैं? अब आप लोग जब भी कहीं देखेंगे, आप अपने ऊपर चलता हुआ पंखा देखेंगे, तो भी आपको पता चलेगा, अच्छा प्लास्टिक के दो कैप लगे हुए हैं, एक रॉड लगी हुई है, एक मोटर लगी हुई है, तीन पंखुड़ी लगी हुई है, गोल्डन कलर का या व्हाइट कलर का पेंट लगा हुआ है, ये सब पंखे के अंदर है, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है ना? तो आज के बाद में तुम्हें अपने आसपास की हर चीज में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है। लेकिन सुनो, मजेदार बात यह है कि डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ फैक्ट्री में लगता है। डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ फैक्ट्री में लगता है, क्योंकि टी शर्ट बनाने का काम कहां होता है? फैक्ट्री में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टी शर्ट है उसके अंदर जो भी मटेरियल लग रहा है वो कहां लगेगा? फैक्ट्री के अंदर ही लगेगा। ठीक है। यस। वैसे एक बात बताऊं, डायरेक्ट मटेरियल से मुझे एक चीज याद आई। एक बात मुझे बताऊं, पैकिंग मटेरियल जो है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पैकिंग मटेरियल के ऊपर। कोई जना मुझे बताएगा मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ कि पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी से मुझे बताओ, पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? बोलो बोलो बोलो। यस। आज एक्चुअली क्या है, मैंने नॉर्मल लेटेंसी वाला ऑप्शन गलती से चुन लिया, इस वजह से मेरे बोलने और आपके सुनने के बीच में टाइम का गैप आ रहा है। हाँ जी,
जल्दी से मुझे बताइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जल्दी से मुझे बताइए, पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट है मेरे बच्चों या पैकिंग मटेरियल इनडायरेक्ट है? मनीष का जवाब आया है कि सर पैकिंग मटेरियल इनडायरेक्ट है, और बाकी बच्चों ने तय कर लिया है कि वो लोग नहीं बोलने वाले हैं। रघुराम बोल रहा है इनडायरेक्ट है, क्रिश बोल रहा है इनडायरेक्ट है, ये सब लोग बोल रहे हैं सर इनडायरेक्ट है मटेरियल, पैकिंग मटेरियल इनडायरेक्ट है। तो मैं आपको यहां पर जवाब देना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। बताता हूं कैसे। पैकिंग मटेरियल दो तरह का होता है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। सर प्राइमरी पैकिंग क्या है? तुमने देखा है साबुन की टिकिया होती है, और वो जो साबुन है, वो सोप जो है उसके ऊपर एक कागज का रैपर आता है। तो सोप जो है वो कागज के रैपर में पैक होकर के मिलता है, ठीक है, और बिना उस रैपर के ये नहीं बिक सकता। तो बेटा ये क्या है? प्राइमरी पैकिंग। मतलब वो पैकिंग जो प्रोडक्ट का असेंशियल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। लेकिन बेटा आपको मालूम है, ये जो सोप है ये दुकानदारों को जब भेजा जाता है, मतलब फैक्ट्री से दुकानदारों के पास जब भेजा जाता है, तो ये एक एक सोप नहीं भेजा जाता, बल्कि एक कार्टन के अंदर 50 जो सोप है वो पैक करके 50 के 50 जो सोप है वो भेज दिए जाते हैं। अब जरा समझो, 50 सोप जो है वो भेजे जाते हैं फैक्ट्री से दुकानदारों के पास में, तो वो जो ऊपर कागज का कार्टन इस्तेमाल हो रहा है वो डिलीवरी के काम आ रहा है, वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। तो बेटा वो क्या है? सेकेंडरी पैकिंग। तो बेटा जो साबुन का रैपर है वो प्राइमरी पैकिंग है, और जो कागज का कार्टन जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे सोप्स को भर करके डिलीवरी के काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। अब आपको समझना है, प्राइमरी पैकिंग इज अ डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये सेलेबल कंडीशन में जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट है। ये बाजार में जो साबुन खरीदने जा रहे हो साबुन का पार्ट है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन बेटा ये जो कार्टन है ना, ये कार्टन सिर्फ डिलीवरी के लिए लिया जा रहा है, ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, ये डिलीवरी को आसान बनाने के लिए काम में लिया जा रहा है। तो ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो आप ये ध्यान रखना, जो कागज के कार्टन आते हैं ना, वो कार्टन इनडायरेक्ट मटेरियल है, और जो प्रोडक्ट की पैकिंग है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब जैसे एक बात सोचो कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जरा दिमाग लगाना। आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक की क्रेट मंगाते हैं अपन लोग, तो कोल्ड ड्रिंक की अगर आपने क्रेट मंगाई तो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है दैट इज प्राइमरी पैकिंग, और जो क्रेट है वो सेकेंडरी पैकिंग है। बॉटल जो है प्लास्टिक की वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन ये जो क्रेट है ना, जो डिलीवरी के लिए काम में ले रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। गॉट माय पॉइंट? बेटा जल्दी से मुझे बताइए, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग के बीच का फर्क आपको हमेशा याद रहेगा? चलो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सुनो। डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ फैक्ट्री के अंदर लग सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने का काम होता है फैक्ट्री के अंदर है। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये फैक्ट्री में भी लगता है। एग्जाम्पल भी बता देता हूं, मशीनों में डलने वाला ऑयल, मशीनों में डलने वाला ग्रीस, फैक्ट्री की सफाई में काम में आने वाले कपड़े और डोमेक्स, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है जो फैक्ट्री में काम में आ रहा है। इसी तरीके से बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस में भी काम में आता है, जैसे पेन, स्टेशनरी, प्रिंटर की कार्ट्रेज। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये सब काम कहां पर आ रहे हैं? ऑफिस के अंदर। इसी तरीके से बेटा जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी काम में आता है। अब आप बोलेंगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम में कहां आता है? बेटा अभी अभी तो बताया, वो जो कार्टन, जो सेकेंडरी पैकिंग वाला कार्टन है वो कहां काम में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही तो काम में आ रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट बिल काटता है, तो बिल काटने के लिए भी तो कागज काम में ले रहा है, वो भी क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो बेटा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सारा मटेरियल काम में लेता है, पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो भी मटेरियल काम में लेता है वो कभी भी शर्ट के अंदर नहीं जाएगा, वो हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा। गॉट माय पॉइंट? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ फैक्ट्री के अंदर लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में भी लगता है, ऑफिस में भी लगता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी लगता है।
ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी कॉस्टिंग में कुल मिलाकर 6 ही खर्चे होते हैं। हमारी कॉस्टिंग में सिर्फ 6 खर्चे होते हैं, मतलब हम लोग कॉस्टिंग में खर्चों को ग्रुप में काम में लेते हैं और वो 6 ही खर्चे माने जाते हैं पूरी कॉस्टिंग में। मैं उन्हीं 6 खर्चों के बारे में यहां पर बात समझा रहा हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाकर जब हम लोग सवाल करेंगे तो सवालों में हमें बहुत सारे खर्चे दे देगा और हमें छांटना पड़ेगा कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है फैक्ट्री में, कौन सा इनडायरेक्ट है ऑफिस में, कौन सा इनडायरेक्ट है सेल्स में। ये छांटना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को ये वाली बात पता होनी चाहिए, तभी सवाल हो पाएंगे। अच्छा, जैसे मटेरियल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं मेरे बच्चों, वैसे लेबर भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। आप बोलेंगे कौन सी 2 कैटेगरी? वही, पहला डायरेक्ट लेबर और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर डायरेक्ट लेबर माने मतलब लेबर मतलब तनख्वाह, सैलरी, वेजेस, आप कुछ भी बोलो, तनख्वाह मतलब लेबर। अब जरा समझो, अगर मैं किसी ऐसे आदमी को तनख्वाह दे रहा हूं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने का ही काम कर रहा है, तो बेटा उसकी तनख्वाह को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। लेकिन बेटा वो सारे आदमी जो शर्ट बनाने का काम नहीं कर रहे, कुछ और काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अब जरा समझो, मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो कपड़ा काटते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो कपड़ा सिलते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो बटन लगाते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो ये टैग लगाते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो पीछे का लेबल लगाते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो प्रेस करते हैं और फिर कुछ लोग हैं जो प्रेस की हुई टी शर्ट्स को डब्बों में पैक कर देते हैं। अब बताओ, ये सारे के सारे लोग टी शर्ट बनाने के काम में ही लगे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टी शर्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। अब इन सारे लोगों को जो तनख्वाह दे रहे हो ना, ये कहलाती है डायरेक्ट लेबर। लेकिन बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर भी होगा, अकाउंटेंट भी होगा, मैनेजर भी होगा, स्टोर कीपर भी होगा, मशीनों को ठीक करने वाले मेंटेनेंस वाले जो लोग हैं वो भी होंगे, साफ सफाई के लिए स्वीपर भी होगा, गेट के ऊपर गार्ड भी होगा। तो ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन ये शर्ट बनाने का काम नहीं करते। तो इन लोगों की जो तनख्वाह है दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऑफिस में काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर, हमारे सारे डायरेक्टर्स, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारा अकाउंटेंट, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस में काम करने वाला पियोन, ऑफिस में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, ऑफिस में चाय पिलाने वाले पियोन, ये जितने भी लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनमें सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये टी शर्ट बनाने का काम नहीं करते। इन सब लोगों की तनख्वाह क्या है? इनडायरेक्ट। इसी तरीके से हमारे जितने भी सेल्समैन हैं, वो सारे लोग हमारी टी शर्ट बेचने का काम करते हैं, लेकिन टी शर्ट बनाने का काम नहीं करते। तो इन सारे सेल्समैन की तनख्वाह भी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। तो सिंपल सी बात है, जो लोग प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं उनकी तनख्वाह को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर, और बाकी सारे लोगों की तनख्वाह को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। बाकी सारे लोगों की तनख्वाह को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अब मैं तुम्हें फर्क बताने वाला हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा फर्क बताऊंगा मैं तुमको। सुनना, डायरेक्ट लेबर तुम्हें समझ में आ गया कि वो उस आदमी की तनख्वाह जो प्रोडक्ट बनाने का ही काम कर रहा है, और ऑब्वियस सी बातें हैं, ये सारे लोग फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये सारे लोग फैक्ट्री के अंदर ही काम करेंगे क्योंकि टी शर्ट बनाने का काम फैक्ट्री के अंदर ही होता है। लेकिन बेटा ये जो इनडायरेक्ट वर्कर है, मतलब वो लोग जो शर्ट बनाने का काम नहीं करते, बाकी का काम करते हैं, वो वर्कर फैक्ट्री में भी हो सकता है, वो वर्कर फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, वो वर्कर ऑफिस में भी हो सकते हैं, वो वर्कर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं।
ऑफिस के सारे लोग इनडायरेक्ट ही हैं, सेल्स वाले सारे लोग इनडायरेक्ट लेबर ही हैं। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों हो सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर्स की तनख्वाह, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोगों की तनख्वाह डायरेक्ट कहलाती है, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, वो सारे के सारे लोगों की तनख्वाह डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है, डायरेक्ट वेजेस कहलाती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्शन में लगे हुए वर्कर्स की तनख्वाह डायरेक्ट वेजेस कहलाती है। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो लेकिन प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे तो आप इनडायरेक्ट लेबर कहलाओगे। फर्क समझ में आ रहा है बेटा? फर्क समझ में आ रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आगे जाकर बहुत मतलब ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने वाली चीज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री में काम करने वाला चाहे वर्कर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे स्टोर कीपर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोगों की तनख्वाह डायरेक्ट कहलाती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री में काम करने वाले सिर्फ उन लोगों की तनख्वाह डायरेक्ट कहलाती है जो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हो। जो प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं कर रहे उनकी तनख्वाह इनडायरेक्ट कहलाती है। यह बहुत बड़ा फर्क है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर सिर्फ फैक्ट्री में हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर भी हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, कॉस्टिंग में सैलरी एंड वेजेस के बीच में फर्क नहीं होता। कॉस्टिंग में सिर्फ वेजेस बोलते हैं, सैलरी नाम का शब्द काम में नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज है अदर एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बता दूं, अदर एक्सपेंसेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मेरी बात को सुनना, जैसे मशीनों को चलाने वाली जो हाई वोल्टेज वाली पावर आती है, ऑब्वियस ही बात है वो सीधे प्रोडक्ट बनाने के काम में आ रही है, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन बेटा आपका जो किराया लग रहा है, आपका ये जो पंखे ट्यूबलाइट का बिजली का बिल आ रहा है, आपका ये जो साफ सफाई का खर्चा लग रहा है, आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा लग रहा है, आपका जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा लग रहा है, ये सारे के सारे खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्शन की कार्रवाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरी बात को दोबारा सुनो। जो हाई वोल्टेज वाली बिजली आती है जिसके खर्चे को आप लोग बोलते हो पावर, तो पावर का जो खर्चा है वो बिजली का बिल है जो हाई वोल्टेज वाली बिजली हम मशीनों को चलाने के काम में लेते हैं। अब इन्हें हाई वोल्टेज वाली बिजली डाली मशीन के अंदर, तब जाकर मशीन चालू होगी और मशीन जो है वो शर्ट बनाने का काम शुरू करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है शर्ट बनाने के लिए ये वाली बिजली डायरेक्टली काम में आ रही है। तो बेटा ये जो पावर का खर्चा है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन पंखे ट्यूबलाइट वाली बिजली टी शर्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बिल्डिंग का रेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, साफ सफाई का खर्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इंश्योरेंस शर्ट बनाने के लिए डायरेक्टली किया जाने वाला खर्चा नहीं है, डेप्रिसिएशन ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी डायरेक्टली टी शर्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हैं? इनडायरेक्ट। ये सारे के सारे खर्चे क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? वो जो टी शर्ट बनाने के लिए स्पेसिफिकली किया जा रहा है, जैसे पावर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है टी शर्ट बनाने का खर्चा ये फैक्ट्री के अंदर ही हो सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये वाले खर्चे तो फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, ये वाले खर्चे ऑफिस में भी हो सकते हैं, और ये वाले खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकते हैं। तो ये वाले जो खर्चे हैं ये तो कहीं पर भी हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब पावर। मैं आपको बता दूं वैसे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ज्यादा खर्चे आती नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आप एक ही खर्चा मान के चलो पावर, वैसे एक और होता है पर वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, या बता ही देता हूं रॉयल्टी। अगर प्रोडक्शन पे रॉयल्टी लग रही है, मतलब आपने एक यूनिट बनाया तो आपको सरकार को 10 रुपए देने पड़ेंगे,
तो ये जो रॉयल्टी का खर्चा है ये भी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली किया जा रहा है। एक यूनिट बनानी है तो 10 रुपए देने हैं, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में बेसिकली दो ही खर्चे आते हैं, पावर और रॉयल्टी। और बाकी के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो रिपेयर का खर्चा हो, चाहे वो कैंटीन के खर्चे हो, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, मुकेश कुमार बोलते हैं कि सर जो आदमी मशीन ऑपरेट कर रहा है डायरेक्ट लेबर है, मशीन चलाने वाले आदमी की तनख्वाह डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, और बोलो, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? मेरे बच्चों जल्दी से मुझे जवाब दो, कोई और सवाल? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो शर्ट के अंदर जा रहा है, डायरेक्ट लेबर वो आदमी की तनख्वाह जो शर्ट बनाने का ही काम करता है, कोई और काम नहीं करता, उसकी तनख्वाह। डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा जो डायरेक्टली शर्ट बनाने के लिए ही हो रहा है, जैसे पावर और रॉयल्टी। तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है जो सिर्फ फैक्ट्री में लग सकता है। लेकिन बेटा वो मटेरियल जो टी शर्ट के अंदर नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो आदमी जो टी शर्ट बनाने की टी शर्ट नहीं बना रहा, उसकी तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर। वो खर्चा जो टी शर्ट बनाने के लिए अलग से नहीं लग रहा है, जिसका टी शर्ट बनाने से संबंध नहीं है सीधा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जो मशीन ऑपरेट कर रहा है उसकी सैलरी जो है वो डायरेक्ट लेबर है। मशीन के ऑपरेटर की सैलरी डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, इवन दो इसमें बाद में और भी चीजें आती हैं, और भी बहुत सारे डिस्कशन आते हैं। जब हम लोग ओवरहेड का चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा ओवरहेड्स का, वहां पर मुकेश तुम्हारा ये वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर अभी के लिए तुम मान के चलो मशीन चलाने वाले लोगों की तनख्वाह भी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो ये वाली सारी की सारी बात मैंने आपको बताई। अब एक काम करो, फटाफट से आप लोग इसे एक बार कॉपी करो, उसके बाद में मैं ये सारी बातें आपको डिटेल में लिखवाऊंगा। हरी अप। यस गाइस, जल्दी से ये वाला चार्ट आप लोग कॉपी कर लो, और जैसे ही आप लोगों का ये वाला चार्ट कॉपी हो जाए आप लोग मुझे मैसेज करेंगे डन, और आप लोग का मैसेज आने के बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ में आगे की बात डिस्कस करूंगा, लिखवाऊंगा ये सारी बातें डिटेल में। ये समरी चार्ट है कि बाद में जब आप लोग रिवाइज करोगे तो बस एक बार देखने से आपको पूरी बात याद आ जाएगी और आप लोग आगे चल पाओगे। जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए। हरी अप गाइस, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। मनीष, ये रेगुलर क्लास है, ये फास्ट ट्रैक क्लास नहीं है। मनीष, इट इज अ रेगुलर बैच, ये रेगुलर बैच है, फास्ट ट्रैक बैच नहीं है बेटा, रेगुलर बैच है। रेगुलर बेटा, मटेरियल लाने के लिए जो कन्वेंस चार्ज लगता है वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है ना। अब अगर वो जो मटेरियल आप लाए हो वो डायरेक्ट मटेरियल है, तो लाने की कॉस्ट भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जुड़ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बनेगी। और अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल खरीद के लाए हो तो उसे लाने का खर्चा इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ेगा, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, और बताओ बेटा, एनी अदर डाउट? बेटा जब आप लोगों का ये कॉपी हो जाए तो कॉपी होने के बाद में आप लोग मुझे मैसेज करेंगे डन, और आप लोग का मैसेज आने के बाद में फिर मैं आप लोगों को लिखवाना शुरू करूंगा डिटेल में। मुकेश, इसी का तो जवाब दिया बेटा। आप 100 रुपए का मटेरियल लाए और कन्वेंस मतलब कैरेज इनवर्ड आपका लगा 10 रुपए का, तो मटेरियल कॉस्ट आपकी 110 है। अब ये 110 डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। अगर मान लो आप कपड़ा लेकर के आए हो तो ये पूरा 110 डायरेक्ट मटेरियल है, और अगर आप ऑयल लेके आए हो तो ये पूरा 110 रुपए इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है मुकेश? हाँ जी गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप। इसे कॉपी कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए।
बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल में फैक्ट्री नहीं आया, मतलब फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, ऑफिस में इस्तेमाल होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल की बात है। जैसे मशीनों के अंदर ऑयल डाला, मशीन कहाँ पर है? फैक्ट्री में, और मशीनों के अंदर ऑयल डाला, तो ये ऑयल क्या है? मटेरियल, लेकिन ये टी शर्ट के अंदर नहीं लग रहा, मशीन के अंदर लग रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, चलो मेरे पास यहां पर और कोई सवाल बेटा? तेजाश्री, आपको बात क्लियर हो गई? तेजाश्री जल्दी से बताओ, बात क्लियर हो गई? तुम जो पूछ रहे हो वो वाली बात, मशीनों के अंदर, फैक्ट्री में चलने वाली मशीनों के अंदर ऑयल डाला, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है और वो फैक्ट्री में लग रहा है। ठीक है, मशीनों का फैक्ट्री में साफ सफाई के लिए डोमेक्स काम में आ रहा है, कपड़ा काम में आ रहा है, पोंछे का कपड़ा, तो वो भी क्या है? फैक्ट्री के अंदर काम में आ रहा है और इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, ओके गाइस, चलो अब मेरे साथ में लिखना शुरू करूं। या मैं सोच रहा हूं आज की क्लास पहली क्लास है, तो आज काफ़ी सारे लोगों की क्लास ये मिस भी होगी, तो या तो एक काम करते हैं, अपन लोग आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, इसे लिखने का काम अपन करेंगे कल। और एक और बात, कल जब मैं इसे लिखवाऊंगा तो मैं आपको खर्चों के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाने वाला हूं इसके साथ में। अभी जो आप लोगों के दिमाग में ये जो छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, ये सारे सवाल आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कल की क्लास में। आज की क्लास की ड्यूरेशन मैं थोड़ी सी कम रख रहा हूँ, और कम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चों की मिस होगी, तो उन लोगों को कवर करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास में मैं आपको ये भी समझाऊंगा, कल की क्लास में मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊंगा, और जो अगला टॉपिक मैं कल की क्लास में करवाने वाला हूं वो मैं तुम्हें बता दूं, हर चैप्टर के अंदर वो काम में आने वाला है। मतलब आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे कॉस्टिंग में, वो जो चीज़ है वो काम आएगी ही आएगी, आप उसे मिस ही नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट है कल की क्लास। ठीक है, चलो तो आगे की बात मैं आप लोगों के साथ में करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास का टाइम वही 10:15, तो आप लोग मुझे बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। अटेंडेंस जो है वो आप सब लोगों की पूरी होनी चाहिए, और अगर आप लोग सब लोग अटेंटिव रहते हैं, अगर आप लोग सब लोग मेरे साथ में ये बातें लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सफ़र है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए इतना स्ट्रांग रहने वाला है। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के लिए इतनी ही बात, आगे की बात करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।